अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आलिया शब्बीर। अमरीका इसराइल ईरान जंग को तकरीबन 28 रोज़ गुजर चुके हैं। अमरीका की जानिब से 15 पॉइंट ईरान को ऑफर किए गए। ईरान ने उन 15 पॉइंट को मुस्तरद करते हुए 5 शराइत अमरीका के सामने रख दी हैं। अमरीका के 15 पॉइंट्स क्या हैं, ईरान की 5 शराइत क्या हैं, काबिल अमल कौन सी हैं, और क्या इस वक्त मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, जंग बंदी की बात हो रही है, अमरीका इसराइल ईरान जंग क्या वाकई अब ख़त्म होने जा रही है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कतर, सऊदी अरब से भी रब्ता किया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट का भी बड़ा चर्चा है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो ट्विटर पर इस वक्त जो हैं वो ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की कोशिशों में पेश है, क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर दी है, उस खबर के क्या पॉइंट हैं। उस खबर के मुताबिक ये जंग बंदी होने जा रही है या जंग की एक नई लहर मशरिक़ वस्ता में आने जा रही है और उसमें और भी इत्तेहादी इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं अमरीका के। और अमरीका का क्या अगला टारगेट है, क्या अमरीका ईरान को इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दे रहा है, वाकई मुज़ाकरात चाहता है। ट्रंप की अटेंशंस क्या हैं, मुज़ाकरात है, जंग बंदी है, या फिर नई जंगी हिकमत अमली के तहत इस वक्त ट्रंप जो है मुज़ाकरात करना चाहता है। इस पर एक अमरीकी इंटेलिजेंस जो हैं ऑफिसर, उन्होंने इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे कि अब ईरान अमरीका इसराइल जंग का होगा क्या। इसराइल में कव्वे उड़ने लगे हैं और ये कव्वे जो हैं वो इसराइल की कहा जा रहा है कि ये कहीं पर भी अगर उनका इस जरमट आ जाए तो वो तबाही की इलामत है। और जो इसराइली हैं वो एयरपोर्ट भर चुके हैं, वो वहाँ से उड़ने की, इसराइली जो कौम है वो उड़ने की, अपनी ही सरजमीन से उड़ने की तैयारी कर रही है कि वो वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकल जाएं। और इसके अलावा और दूसरी तरफ जो ईरान है उसने अपनी तकरीबन 81वीं लहर जो है वो इसराइल पर उसका आगाज़ कर दिया है। और उन्होंने भी पैगाम दिया है ट्रंप को, और वो ट्रंप को ये कहा है कि आसमान की तरफ देखो। तो आसमान से कव्वे जो हैं वो इसराइल तल अबीब में आ चुके हैं। मज़ीद बात करते हैं तफसील के साथ, एक एक पॉइंट के साथ आपके साथ बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जी ईरान ने जो अपनी शराइत रख दी हैं, अमरीका के 15 पॉइंट्स आए। अमरीका ने ईरान को 15 पॉइंट्स दिए कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और जंग बंदी चाहते हैं, लिहाजा हमारे 15 पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर अमल ईरान को करना होगा। वो 15 पॉइंट्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ईरान ने उन 15 पॉइंट्स को मुस्तरद कर दिया है। तो यानी कि वो तो रद्दी की टोकरी में चले गए। ईरान ने अमरीका के 15 पॉइंट्स को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए ये कहा है कि अब हमारी जो 5 शराइत हैं उन पर अमल करें। ईरान ने क्या शराइत रखी है? पहली शर्त जो ईरान ने रखी है, हमलों और रहनुमाओं के कत्ल का खात्मा। दूसरी शर्त ईरान की, दोबारा जंग ना करने की यकीन दहानी। तीसरी शर्त, नुकसान के इजाले और हर्जाने की अदायगी। चौथी शर्त, खित्ते में जारी, खित्ते में ईरान मुराद नहीं है, खित्ते में जारी उनका लबनान और फ़लस्तीन है, जंग का मुकम्मल खात्मा। यानी कि ईरान सिर्फ ईरान में ही जंग का खात्मा नहीं चाह रहा, वो लिबनान और इसके अलावा फ़लस्तीन में भी जंग का खात्मा चाहता है। पांचवी ईरान की जो शर्त है उसके मुताबिक अपनाए हरमस पर ईरान के खुद मुख्तार इख्तियार हक की जमानत है। ये ईरान ने 5 शराइत इस वक्त अमेरिका के सामने रख दी हैं। अब ये तो शराइत वो हैं जो इस वक्त ईरान ने रखी हैं अमेरिका के सामने। अब जो इससे पहले ईरान ने ये भी कहा था कि ईरानी एक फौजी का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान को देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नतायज सामने आएंगे। ईरानी फौज के एहलकार का कहना है कि सदर ट्रंप
टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान और स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पासदाराने इनकलाब के खत्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंजन दोहराया कि ट्रंप यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मियर। ये तो इस वक्त सूरत हाल है कि ईरान जो है वो जाहिर है कि वो विनिंग पोजीशन पर है और वो ईरान ने अमेरिका को ये कह दिया है कि अब आप जब अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट दिए गए ईरान को कि इनके ऊपर अमल करो तो हम आपके साथ जंग बंदी करेंगे और जंग का खात्मा करेंगे, तो ईरान ने कहा कि नहीं, ट्रंप आप आसमान की तरफ देखो। और फिर उसने कहा कि अब आगे आपके लिए और भी सरप्राइज है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने 5 शराइत भी रख दी हैं कि हमारी ये शराइत मानो, आपके जो 15 पॉइंट्स है वो हमने ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, पहले आओ हमारी बात मानो, उसके बाद बातचीत होगी। ये तो वो पॉइंट्स से जो इस वक्त ट्रंप जो ईरान की जानिब से रखे गए हैं, जो कि अमेरिका की जानिब से रखे गए थे। मैं चाहती हूं कि वो भी ज़रा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि पता चल सके कि इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से क्या रखा गया था, कि अमेरिका का क्या इरादा था कि ईरान किस तरह से करे तो जंग बंदी हो सकती है। अब जो ईरान ने पॉइंट्स रखे हैं वो भी एक आध के अलावा काबिल अमल है। जाहिर है कि हमले रोके जा सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है कि इसमें फ़लस्तीन और लबनान वाला मामला ज़रा थोड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका के पॉइंट्स की, तो अमेरिका ने जो 15 पॉइंट्स मुज़ाकरात के लिए दिए हैं कि आपको इनके ऊपर अमल करना होगा तो फिर ही जंग बंदी होगी। तो इसके लिए अमेरिका ने जो 15 पॉइंट रखे थे, नंबर 1, ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश को तर्क करेगा। दूसरा पॉइंट, ईरान अपने ज़्यादा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म या मुंतकिल करेगा। तीसरा पॉइंट, ईरान के यूरेनियम महदूद या मुअत्तल की जा सकती हैं। और चौथा पॉइंट, बैनुल-अक़वामी एटमी इदारे को मज़ीद सख्त मुआयने की इजाज़त दी जाएगी। पांचवा पॉइंट, ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुस्तकिल निगरानी की जाएगी। छठा पॉइंट, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने की तजवीज़ है। सातवां पॉइंट, खित्ते में ईरान की हमायत याफ्ता ग्रोहों की सरगर्मी में कमी है। आठवां पॉइंट, अबनाए हरमस को आलमी तिजारत के लिए खुला रखने की जमानत है। जो नवा पॉइंट है, इब्तदाई तौर पर आरजी जंग बंदी ताकि मुज़ाकरात जारी रखी जा सकेगी। 10वां पॉइंट, बाज़ शराइत पूरी होने पर ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी भी होगी। 11वां पॉइंट था, ईरानी तेल की बरामदात में मुमकिन नरमी भी होगी। 12वां पॉइंट, इसराइल की इस्लामती के लिए सिक्योरिटी की जमानत है। 13वां पॉइंट, खित्ते में नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़ है। 14वां पॉइंट, मरहला वार फौजी कशीदगी कम करने का मंसूबा है। 15वां पॉइंट, एक तवील मुद्दती जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात है। अब ये अमेरिका ने जो पॉइंट्स दिए थे 15, इसमें 2-3 काबिल अमल हैं। इसके अलावा ईरान किसी को भी खातर में नहीं लाएगा इस वक्त। ये जो जितने भी उनको आप ये कह रहे हैं, अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है, पहले तो ये उनके किसी भी एटमी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी उन्होंने हिस्सा बना लिया, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ने जो तल अवीव का बेड़ा गर्क किया है और जो अमेरिका को नाको चने चबवाए हैं और उनके हर एक जहाज को हर जगह पे उनकी बेसिस को टारगेट किया है, तो अब जो है वो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है उसके ऊपर भी पाबंदी के बारे में कहा है कि उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए। तो ईरान ने तो इन सारी शराइत के ऊपर इन सारी शराइत को रद्द कर दिया है। अब आ जाएं जी पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान जाहिर है कि इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की एक अपनी एक वैल्यू और पाकिस्तान की अहमियत जो है खित्ते में नहीं पूरी दुनिया में समझी जाती है और है भी। लेकिन ये बड़ा पाकिस्तान के लिए नाजुक मामला भी है कि अगर ये मुज़ाकरात में कोई खुदा न खास्ता नाकामी होती है तो अमेरिका भी हमारा ऑलरेडी टेररिज्म में हम अमेरिका के हमेशा इत्तेहादी रहे हैं और सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है। अब इसमें ये कहा जाता है कि डिफेंस एग्रीमेंट और पैक्ट में डिफरेंस होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सऊदी अरब के साथ पैक्ट, क्योंकि पैक्ट नहीं है
تو ہمارا ایگریمنٹ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب اگر کوئی جنگ چاہے تو ہم اس کا حصہ بنے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کمپلشن ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑنے پر اگر سعودی عرب کہے گا، اس کے علاوہ صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ ایک پیکٹ کی بات یا ایک ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے کہنے پر چلیں گے، یہ بھی بات ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی بھی دیکھیں تو سعودی عرب کا ہمیشہ سے ہم سیکیورٹی وائز ان کے ڈیفنس کا حصہ رہے ہیں کسی نہ کسی طور پہ، اور اس کے علاوہ اب جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ہم امریکہ کا بھی ٹیررزم کے حوالے سے ہم ان کی کسی نہ کسی طور پر ان کا اتحادی رہے ہیں، چاہے مجبوری میں رہے ہوں، چاہے خوشی کے ساتھ رہے ہوں، چاہے ایڈ لے کر رہے ہوں، تو ہم اتحادی جو ہے امریکہ کے بھی رہے ہیں، اور اس وقت ہم امریکہ کے فیورٹ بھی ہیں، اور امریکہ جو ہے ہمیں پوری دنیا میں بڑا اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بڑی یہ خوشی کی بات بھی ہے، خوشائند بات بھی ہے کہ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ پاکستان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے اور پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہے، گو کہ اس سپر پاور کا جو ہے وہ اپنی پاور جو ہے وہ اس وقت ایران کے پانیوں میں بہہ چکی ہے، لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ اگر اب پاکستان اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے، امریکہ اگر شرائط ایران کی نہیں مانتا ہے، اور اگر ایران امریکہ کی جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ایگری نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ تو ابھی تو یہ بھی طے کرنا ہے کہ کہاں پر مذاکرات ہونے ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں مصر بھی ہے، اس میں ترکی بھی شامل ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر ایران کی جانب سے ایران کا نمائندہ شامل ہو سکتا ہے، پاکستان کی جانب سے پاکستان کا نمائندہ شامل ہو سکتا ہے، امریکہ کی جانب سے امریکہ کا نمائندہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہ بات تو بات کی ہے۔ اب آگے چلیں تو بات کر لیں کہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا۔ پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا ٹویٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پیس کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پیس ہونا چاہیے۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے بات کی ہے، قطر میں بھی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب میں بھی بات کی ہے۔ اب انہوں نے بات کرتے ہوئے وہاں پر جو ایران کی جانب سے وہاں پر حملے ہوئے ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے، یہ حملے جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اب بات جو ہے پیس کی طرف آنی چاہیے۔ یہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے سب کو آفر کر دیا، یہ ایک بہت اچھی بات ہو گئی ہے، لیکن پاکستان کے لیے بڑا نازک معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہ پیس کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ پاکستان کے لیے ایران اور امریکہ اور اسرائیل جنگ کا خاتمہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے پیس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر پاکستان کا اس میں رول ہے، امریکہ نے ہمیں فرنٹ پر کر دیا ہے کہ آپ ایران سے مذاکرات کریں، ایران اگر امریکہ کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پریشر جو ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان پر آئے گا۔ اگر سعودی عرب پاکستان کو فرنٹ پر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایران سے بات چیت کرو، اور ایران جو ہے وہ پاکستان کی بات نہیں مانتا، پھر سعودی عرب اور قطر کی جانب سے پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا کہ بھئی اگر اب ایران جو ہے ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہمیں کسی کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو آنا پڑے گا۔ لیکن اینی وے ہم ورسٹ کنڈیشنز کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیس ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ یہ جو پیس ٹاک ابھی اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ ہو جائے، لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے، ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اور ایران لمبی جنگ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل ہے وہ بھی لمبی جنگ چاہتا ہے۔ اسرائیل کے آفیشلز دیکھیں کہ وہاں پر جو ان کا موقف آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران اور لبنان جو ہے اس میں ہماری اسٹریٹجی جو ہے یا ہماری جو کارروائیاں ہیں وہ رکے گی نہیں، وہ چینج ہوگی جب تک ہمارے ہدف اچیو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اسرائیل کا موقف بھی وہی ہے، اور جو ایران ہے وہ بھی اپنے سٹینڈ کے اوپر جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو پھر امریکہ اگر اس وقت مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو کیا وہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کی آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے، اور اس مذاکرات کی آڑ میں ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے؟
اس کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے جو خبر دی ہے وہ یہ خبر جو ہے اس کو میں آپ کو کچھ پوائنٹ ڈاٹ کنیکٹ کروں گی تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ ہے، یہ جو خبر ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ملایا جائے تو وہ سچ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایران کو بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 بار پہلے مذاکرات کے دوران امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ شاید ایران جو ہے وہ امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتا تھا، یعنی کہ اس وقت اور پھر اس کے بعد امریکن کاؤنٹر ٹیررزم کے ایک آفیسر نے ریزائن بھی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایران کسی صورت بھی امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اب ٹرمپ کے ایک اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے اور وہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ ہیں جان، انہوں نے صدر ٹرمپ کے بیانات پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے موقف کو ٹرمپ کے دعووں سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جان بیرنن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ متعدد حقائق سامنے آنے کے باوجود صدر ٹرمپ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور وہ اپنی پالیسی کی ناکامی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے آمادہ ہے یا امریکی شرائط پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ نہ تو ایران کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اعتبار ہے، نہ کہ جو کہ یہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران زیادہ قابل اعتبار ہے، ایران کا موقف زیادہ قابل اعتبار ہے رادر دین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ تو اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی جنگ، نئی حکمت عملی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئے گی۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ممکن طور پر میں آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتاؤں گی کہ ڈاٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اب ایران ابھی تک تو ناقابل شکست جو ہے رہا ہے، وہ شکست اس کو نہیں دے سکا جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے۔ اب اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اب اگر امریکہ نے جس طرح سے اب پاکستان کے بھی کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی ہے، کچھ گلف کنٹریز کے کندھے پر بھی بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کی ہے کہ مذاکرات کروائیں، بات چیت کروائیں، ایران سے بات چیت کریں، پاکستان تو اپنی ظاہر ہے پاکستان کے مفاد میں بھی امن ہی ہے، پاکستان کے مفاد میں بھی جنگ کا خاتمہ ہی ہے، تو پاکستان تو اپنی جو بیسٹ کوشش ہے، بیسٹ ایفرٹ ہے وہ پٹ کرے گا ہی اور کر بھی رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی ہے اور جو تمام وہ کنٹریز جو اس ایفرٹ میں شامل ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ ختم ہو جائے، اگر یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوگی تو امریکہ جو ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئی جنگ کی تیاری کی طرف جائیں گے۔ اور یہ جو خبر ہے وال اسٹریٹ جرنل کی کہ سعودی عرب اور پھر یو اے ای اس کے اتحادی ہو سکتے ہیں، تو اور بھی کچھ ممالک اس کے اتحادی ہو سکتے ہیں۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ ایک خبر تو جو ابھی آئی ہے اس کی بنیاد پر میں ان 2 کنٹریز کا نام تو آپ کے سامنے لے رہی ہوں، لیکن اگر کسی دوسرے کنٹری کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، لیکن یہ 2 کنٹریز کی خبر آ گئی ہے۔ اب ان کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ روز پہلے بلکہ 2 بار ایران کو وارننگ دی تھی کہ ابنائے ہرمز کو آپ اوپن کریں، اگر نہیں کریں گے تو وہ اس کو اپنے زور بازو پر ابنائے ہرمز کو اوپن کروا لیں گے۔ اب وہ پہلی بار بھی جو وارننگ دی تھی وہ بھی ٹائی فش ہو گئی۔ اب دوسری جو وارننگ تھی وہ انہوں نے خود ہی واپس لے لی۔ انہوں نے وارننگ دی اور اس کے بعد اس کے 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے، 5 گھنٹے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اب وہ جو ہے مذاکرات کی طرف یا مذاکرات کی دعوت کی طرف بات چیت جو ہے ابھی وہ روک رہے ہیں۔ تو اب اگلا ٹارگٹ امریکہ کا اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ابنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایران کو شکست خوردہ کرنے کی کوشش اس صورت کریں گے کہ آپ اب قابل شکست ہو چکے ہیں، ابنائے ہرمز پر اگر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس میں دوسرے ممالک کو بھی اتحادی بنایا جائے گا، اور وہ ایک وال اسٹریٹ جرنل نے جو خبر دی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس خبر میں کہیں نہ کہیں ڈاٹ کنیکٹڈ ہیں۔
अब अपनाए हरमस पर अमेरिका कब्जा कर सकता है बिल्कुल। अगर जाहिर है कि अगर मजीद भी इत्तेहादी इस जंग का हिस्सा बनते हैं तो कब्जा तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका को उसका नुकसान भी होगा। ईरान जो है वो हर कोशिश करेगा कि वो अमेरिका के वो इस पर कब्जा ना करने दे, लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है, इत्तेहादी भी मज़ीद शामिल हो जाएंगे, वो कब्ज़ा करके अपना झंडा जो है अगर वो लहरा भी देता है तो इसके बाद उसके लिए इसको इस अबनाए हरमस पर कब्ज़ा सस्टेन करना अमेरिका के लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा और वो नामुमकिन लगता है। कब्ज़ा करना तो अबनाए हरमस पर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें तो कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि वो कोशिश करे और उसमें कामयाबी मिल जाए नुकसान के बाद, लेकिन अगर उसको सस्टेन करना वो नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, क्योंकि ईरान जाहिर है कि उसके ऊपर फिर वहाँ पर अमेरिका को टारगेट करता रहेगा। अपनाए हरमस पर जिस तरीके से भी कब्जा किया जाएगा, वो चाहे समंदरी जगह पर है, समंदरी बहरी वहाँ पे वॉर की सूरत में होता है, या फिर इसके अलावा दीगर जो हैं बेसिस की सूरत में होता है, या उसको किसी तरीके से भी है, या फिर मज़ाइल की सूरत में होता है, या उसको स्काई की सूरत में करता है कि वो ऊपर से वो एक शेल्टर जो है वो करता है कि वो उसको इस तरह से, लेकिन कितनी देर वो उसको सस्टेन करेगा वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो एक किस्म की ये सब चीज़ें जो इस वक्त कही जा रही है ना कि अमेरिका अगर अबनाए हरमस पर कब्जा करना चाहता है और उसके लिए अब ये मुज़ाकरात का टाइम बाय कर रहा है, टाइम बाय करने के बाद वो एक नई स्ट्रेटजी के तहत अबनाए हरमस पर कब्जा करने के लिए आएगा नए इत्तेहादियों के साथ, और इत्तेहादी भी अब इस जंग में शामिल हो जाएंगे। तो लेकिन वो भी कोई ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है, पूरी दुनिया का नुकसान ही नुकसान है, उसमें कोई जिसे कहते हैं ना कि फतह जो है वो किसी की भी नहीं है। जंगों में फतह तो होती नहीं है, जंगों में नुकसान ही होता है और इंसानी जानों का नुकसान होता है, और इस वक्त तो पूरी दुनिया जो है वो नुकसान की जद में है, किसी ना किसी सतह पर वो नुकसान उठा रही है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद भी नुकसान उठा रहे हैं। उनकी अपनी रेटिंग जो कि इस वक्त हालिया एक सर्वे हुआ है और अमेरिका में, और उसमें अमेरिकी सदर की जो अपनी रेटिंग है वो गिर गई है, तकरीबन 34% पर आ गई है, जो कि 44 से 50% के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी थी, अब वो 34% के करीब आ गई है। तो यानी कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं अमेरिका में, तो अगर ऐसी सूरत में अब अगर इस जंग को तूल दिया जाता है ट्रंप की जानिब से, तो वो नुकसान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने नेक्स्ट इलेक्शन में भी उठाना पड़ेगा। अवामी सतह पर भी जो सर्वे आ रहे हैं, अवाम भी इस जंग में से निकलना चाहते हैं। तो बेहतर हाल तो यही है कि अब जिसे कहते हैं ना यकसुई के साथ और नेक नियति के साथ, कि इसलिए नहीं है कि मुज़ाकरात की आड़ में एक नई जंग की तरफ जाना है कि एक नई जंग बंदी की जाएगी, नया इत्तेहाद बना के ईरान के ऊपर एक नया महाज खोला जाएगा, अपनाए हरमस को महाज बनाया जाएगा। ऐसे महाज भी बनाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो बेहतर यह है कि पीस की तरफ आए और ईरान को गारंटी देकर एटलीस्ट ये सिक्योरिटी दी जाए कि उसके ऊपर, ईरान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये गारंटी दे दी जाए तो ईरान भी कहीं ना कहीं इस जंग बंदी की तरफ अब आना चाहेगा, लेकिन ईरान जो है वो आ नहीं रहा है। उसने किसी सूरत भी अभी तक उसके जो हमले हैं वो जारी हैं, जिस तरह से पावर प्लांट, इसराइल के पावर प्लांट पर हमला किया है। इसके अलावा उसने अपनी जो 81वीं लहर है उसका आगाज़ कर दिया है, और वो भी शदीद तरीन है, और उसमें भी शदीद शिद्दत है। आप देख सकते हैं कि ईरान की जानिब से जो तल अवीव पर हमले किए जा रहे हैं। अब जो इसराइल में माहौल है वो देखें तो वहाँ पर अब एक कौवों का झरमट जो है वो आन पहुँचा, और लोग कह रहे हैं कि ये कौवों का जो झरमट है ये तबाही की अलामत है। तो ऑलरेडी तल अवीव में इतनी तबाही हो रही है, लोग वहाँ पे जो इसराइली अवाम है वो वहाँ से निकल कर अब दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। जैसे ही कोई उनको 1-2 घंटे मिलते हैं कि यहाँ पर अब थोड़ा पीस हो गया है, कोई मज़ाइल नहीं आ रहा है, तो वो एयरपोर्ट का रुख करते हैं, टिकट बाय करते हैं, कोई ना कोई फ़्लाइट मिल जाए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसराइली अवाम भी ज़ाहिर है कि वो भी चाहती है कि वहाँ पे पीस हो, लेकिन ये पीस सबके अवाम के, पूरी दुनिया के मुफाद में है, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही, अगर वो समझ जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही आज के वीडियो का इख्तिताम होता है। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।